और अब खबरें विस्तार से। जयपुर से खबर आ रही है, पुलिसकर्मियों की समस्याओं को लेकर सीएम गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने समस्या के समाधान के निर्देश दे दिए हैं। उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। आवश्यक कदम उठाने का निर्देश सीएम के द्वारा दिया गया है। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों की समस्याओं को लेकर सीएम ने समाधान के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है सीएम गंभीरता से इस पूरे विषय पर चिंतन कर रहे थे और सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक बुला करके अपना आदेश, अपना निर्देश अपनी तरफ से अपनी बात रख दी है। बड़ी खबर आपको जयपुर से इस वक्त बता रहे हैं, जहां पुलिसकर्मियों की समस्याओं को लेकर सीएम ने अपनी तरफ से निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम ने समस्या के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए निर्देश अपनी तरफ से उन्होंने दे दिया है। बताया जा रहा है सीएम गंभीरता से इस विषय पर चिंतन कर रहे थे और अब उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुला करके ये निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और इस उच्च स्तरीय बैठक में क्या कुछ हुआ, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारेख। जी सुशांत। पुलिस कर्मियों से जुड़ा हुआ मसला है और हमने देखा कि लंबे समय से उनकी जो मांग है डीपीसी की, उस पे एक्शन नहीं हो रहा था, सुनवाई नहीं हो रही थी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस कर्मियों ने होली का बहिष्कार किया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि फोर्स में इस तरह की बहिष्कार जैसी चीजें हैं नहीं। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये मामला आया तो आज उन्होंने अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की है। गृह विभाग के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारी उस बैठक में शामिल हुए हैं और सीएम ने कहा है कि सबसे जो जरूरी इकाई पुलिस डिपार्टमेंट की है, उनके प्रमोशन से जुड़े हुए मसलों पर, उनकी सेवा नियम से जुड़े हुए मसलों पर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। तो उम्मीद कर सकते हैं राहुल की अब जल्द से जल्द डीपीसी होगी और एक जो सपना होता है किसी भी सेवा में जाने वाले कर्मी का कि उसे समय पे प्रमोशन मिले, जब वो रिटायर हो तब उसके जो बैच हैं वो अपग्रेड हो, तो उसी तरह की प्रक्रिया में हमें अब तेजी देखने को मिलेगी और पुलिस कर्मियों की जो शिकायत है, जो नाराजगी है, वो भी दूर की जा सकेगी। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिर जुड़ेंगे आपके साथ, दोबारा लेंगे अपडेट। फिलहाल अब बढ़ रहे हैं दूसरी खबर की ओर। जयपुर के बाद अब राजस्थान प्राइम में रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। डीडवाना से खबर है, जहां पर कुशामन में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर कब्जे का फिर एक बार भूमाफियाओं ने प्रयास किया है। 7-8 गाड़ियों में सवार होकर कई लोग मौके पर पहुंचे। गुलजारपुरा स्थित सारड़ा के बगीचा में कब्जे का प्रयास किया गया। संदिग्ध अपने साथ लाए थे कुर्सियां, टेंट का सामान भी। संदिग्धों की हरकतें देखकर पुलिस को लोगों ने सूचना दी। मौके पर पहुंची कुचामन पुलिस को देखकर संदिग्ध भाग निकले। जमीन के मालिक के केयरटेकर ने पुलिस को दस्तावेज पेश कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कुशामन में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। डीडवाना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 7-8 गाड़ियों में सवार होकर कुछ युवक एक ज़मीन पर पहुंचते हैं और वहां कब्जे की नीयत से कुर्सियां डालते हैं, टेंट लगाते हैं। पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद वो वहां से भाग निकले हैं। फिलहाल भूमाफियाओं ने ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से ये वहाँ पर पहुँचते हैं। 7-8 गाड़ियों में सवार होकर करीब 10 से 15 युवक, और बाद में पुलिस को सूचित किया जाता है। उसके बाद ये लोग भाग निकलते हैं। बढ़ रहे हैं आगे, ब्यावर की बात कर लेते हैं। खेल खेल में यहाँ लोड बंदूक चल गई। अचानक ट्रिगर दबने से गोली चल गई। बहन घायल हो गई है। राजकीय अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। पिता की बंदूक से खेल रहे थे भाई बहन। ये पूरा मामला रास थाना क्षेत्र के बावरा गाँव का है। पिता की बंदूक से दोनों भाई बहन खेल रहे थे, ऐसे में गोली चल गई और बहन को जा लगी है। अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। मतलब खेत पे रोज में भगाने के लिए बंदूक भरी हुई रखी हुई थी रात की, तो भूल गया, बच्चा छोटा है, उसने लेके पास में से खेलते खेलते बंदूक चला दी तो इस बच्ची के लग गई। उसका मैंने अभी एक्सरे करवाया। एक्सरे के अंदर छर्रे वगैरह अंदर आए हैं और डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी थोड़ी देर में इनका घंटे 2 घंटे में जांच पूरी करा के और ऑपरेशन कर देगा। बच्ची वहाँ मतलब जो खेत की उखाड़ी करते हैं, जो देखभाल करते हैं खेत की, उनकी भतीजी है, तो वहीं रहते हैं ये लोग, खेत पे रहते हैं।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस अस्पताल से जहां पर बच्ची का इलाज जारी है इस वक्त, और खेल खेल में इस बच्ची के ये गोली चल गई और घायल हो गई है छोटी बच्ची। और भाई बहन आपस में खेल रहे थे, खेल खेल में ये ट्रिगर दब गया और बच्ची के गंभीर चोट आ गई है। बताया जा रहा है अचानक ट्रिगर दबने से ये गोली चली थी। ब्यावर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दो भाई बहन आपस में खेल रहे थे लोडेड बंदूक के साथ और अचानक ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। युवती की गोली लग गई है, इलाज उसका अभी जारी है। भजनलाल सरकार के चतुर्थ श्रेणी के 52,453 पदों पर भर्तियां निकालने के ऐलान के बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा का सिलेबस बदलने की मांग कर दी है। वहीं छात्र नेता मनोज मीना ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से लेकर कार्मिक विभाग के अधिकारियों तक से मुलाकात की है। मीना ने कार्मिक विभाग के शासन सचिव के पाठक से मुलाकात कर अभ्यर्थियों की मांगें बताईं। अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा में राजस्थान संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे जाएं। 21 मार्च से भर्ती के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा 19 सितंबर से 21 सितंबर तक आयोजित होगी। 21 जनवरी 2026 तक जारी होने की संभावना है। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। हल करने के लिए 2 घंटे का समय होगा। हिंदी के 30, अंग्रेजी के 15, सामान्य ज्ञान के 50, सामान्य गणित के 25 सवाल पूछे जाएंगे। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में जो सवाल पूछे जाएंगे वह राजस्थान आधारित होंगे। राजस्थान में लंबे समय के बाद चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती निकली है और इसमें बम्पर वैकेंसी है। 50,000 से अधिक पदों पर ये भर्तियां होनी हैं, लेकिन उससे पहले ही अभ्यर्थियों में नाराजगी दिखाई दे रही है। नाराजगी सिलेबस को लेकर के है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 120 जो कुल प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जो वेटेज राजस्थान जीके और राजस्थान से संबंधित सवालों को मिला है वह काफ़ी कम है और ऐसे में राजस्थान के युवाओं को कम मौके मिल सकते हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती के लिए लंबे वक्त से तैयारी करते हैं, अलग अलग भर्तियों के लिए, और इस भर्ती में भी वो फॉर्म भर रहे हैं और उनसे समझते हैं कि क्या डिमांड्स हैं। आप किन किन चीज़ों की तैयारी करते हैं, क्या नाम है आपका, और इस भर्ती के बारे में जो आप सिलेबस के बारे में आप लोग चेंज चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं, नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम राज मीना है और एक्चुअल में क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कम है। राजस्थान का वेटेज लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास है 120 में से, तो ये इनका वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज हमें अदर जो स्टेट्स है उसमें हमें फ़ायदा नहीं मिलता, वहाँ पे जाके हमें कोई वेटेज नहीं मिलता, तो यहाँ पे इतने बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे सबसे बड़ी भर्ती है। इवन रेलवे में भी 30-35 हज़ार पे ही है अब की बार वैकेंसी, तो इनसे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम इसमें 50% जीके का वेटेज होना चाहिए। सर इसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम है। इससे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत लॉस होगा, क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं उनको इनमें फ़ायदा होगा, क्योंकि मैथ और हिंदी इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम है। तो हम क्या चाहते हैं, राजस्थान जीके का वेटेज कितना होना चाहिए? 120 में अभी जैसा वो बता रहे थे कि 30 सवाल ऐसे हैं जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ सवाल आएंगे, तो जाहिर तौर पे वो 25-26 के आसपास सवाल अभी आ रहे हैं। सर 50% तो होना चाहिए कम से कम राजस्थान जीके का वेटेज, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। लेकिन बाहर के जब लोग आएंगे, जब उनको कोई डिफिकल्टीज लगेगी नहीं, तो वो आसानी से यहाँ की जगह पे आप अपना मतलब एक सिलेक्शन ले लेंगे। तो फिर राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ में तो ये कुठाराघात होता है ना। हमारा ये मानना है कि लोकलों को ज़्यादा मौका मिले और हमारे छात्रों को अगर मौका नहीं मिलेगा तो ये तो फिर गलत है। हमारी सरकार किस लिए है फिर यहाँ पे? इसीलिए ना हमारा ध्यान रखा जाए। जाहिर तौर पे ये सारी मांगे हैं क्योंकि 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है और ऐसे में इनको लगता है कि अगर राजस्थान से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे तो राजस्थान के अभ्यर्थियों का चयन ज़्यादा होगा, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन कम होगा और इससे इनको पर्याप्त मौके मिल पाएंगे। देखना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड और कार्मिक विभाग इसको लेकर क्या कुछ फैसला करता है। अभ्यर्थियों की क्या मांग थी, ये हमने आपको एनडीटीवी के माध्यम से दिखाई। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। लाउड स्पीकर का जिन फिर लौट आया है। इस बार उसने दस्तक दी है राजस्थान में। लाउड स्पीकर पर राजस्थान की सियासत लाउड हो गई है। आखिर क्या है पूरा माजरा, समझाते हैं। लाउड स्पीकर पर सियासत लाउड।
बाल मुकुंदाचार्य के बयान से गरमाई सियासत। स्पीकर से होता है कानों में दर्द। लाउड स्पीकर, अगर इसे सियासी दलों के लिए अटेंशन सीकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हाल के दौर में जिस तरह लाउड स्पीकर पर सियासत के खिलाड़ी अपनी आवाज लाउड करते नजर आए, उसको देखते हुए लाउड स्पीकर सिर्फ अभिव्यक्ति व्यक्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सियासी जमीन चमकाने का जरिया बन गया है। और अब इसकी एंट्री हो गई है राजस्थान में, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक बाल मुकुंदाचार्य को लाउड स्पीकर से कानों में दर्द होने की शिकायत हो रही है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है, और क्या कुछ कहा है सुनिए। अधिवक्ताओं से मैं मेरी ओर से केस दे जाता हूं। एक शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है, इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें, ताकि ये 5 टाइम सर में जो दर्द हो रहा है इसको थोड़ा हम ठीक कर पाए। बाल मुकुंदाचार्य का बोलना भर था कि सियासत के विपक्षी मोहरे खुद ब खुद एक्टिव हो गए। बाल मुकुंदाचार्य के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का पलटवार देखने को मिला, जहां उन्होंने विधायक बाल मुकुंदाचार्य की भाषा को गलत बताया और कहा कि उनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 कौमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें, और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कॉर्ट वेस्कॉर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग फिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए, या फिर डॉक्टर का इलाज करवाइए डॉक्टर से। वहीं बाल मुकुंदाचार्य के बयान के बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान में भी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सख्ती बढ़ती जा सकती है। इसे लेकर सरकार का मत है कि देश का संविधान और कानून सभी के लिए समान है। ऐसे में कोई उल्लंघन करता है तो कार्रवाई जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाउड स्पीकर पर राजस्थान की सियासत आने वाले दिनों में और लाउड होने वाली है। ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पारित करा सकती है जिसमें रात 10 बजे के बाद डीजे और माइक का उपयोग प्रतिबंधित है। बस देखना होगा कि यह आदेश कब तक लागू किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। उधर श्रीगंगानगर के जैतसर से खबर आई है, करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया। 20 पीड़ित खाता धारक चढ़े गए हैं पानी की टंकी पर। सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन भी उनके साथ हैं। 2 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति में गबन हुए। उन्होंने बताया 3 GB के मिनी बैंक में गबन हुआ है, जिसको लेकर के न्याय की मांग हो रही है। पीड़ित खाता धारक पानी की टंकी पर चढ़ गए। सरकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन भी उनके साथ हैं। करोड़ों रुपए के गबन का ये पूरा मामला है, जिसमें 20 पीड़ित खाता धारक का फिलहाल पानी की टंकी पर चढ़ के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन भी इनके साथ हैं। 2 GB ग्राम सेवा सहकारी समिति में गबन का पूरा मामला श्रीगंगानगर के जैतसर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 GB के मिनी बैंक में गबन हुआ था। करोड़ों रुपए के गबन का पूरा मामला सामने आया है। 20 पीड़ित खाता धारक पानी की टंकी पर चढ़ गए।
प्रदीप हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रदीप, क्या अपडेट है, क्या उतर आए पानी की टंकी से, सहमति बन गई है? जी प्रदीप बताइए। देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये ताज़ा तस्वीरें हैं अभी की स्थिति, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये शाम की तस्वीरें हैं और अब प्रदीप हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। प्रदीप, क्या अपडेट है? पूरा मामला है वो गबन को लेकर जिस तरीके से पिछले करीब 96 दिन से है वो यहाँ पर धरना चल रहा था, जिसके बाद से है वो इस इलाके के जो खाताधारक है वो काफी आक्रोशित हो गए और आज सुबह है वो करीब 17 की संख्या में खाताधारक है वो यहाँ पर पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। इनमें 3 महिलाएं व 14 पुरुष है वो अभी तक पिछले करीब 11-12 घंटे से है वो यहाँ पर पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। आपको बता दें कि पूरे मामले को लेकर है सुबह से वार्ताओं का दौर चल रहा है। वर्तमान विधायक घुंगराम गैदर के साथ साथ पूर्व विधायक व जो चेयरमैन है उनके साथ साथ कहीं न कहीं बात करें जो भूमि विकास बैंक के जो अधिकारी हैं, अन्य जो अधिकारी है वो यहाँ पर वार्ता के अंदर मौजूद है, वहीं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और पर चढ़े लोगों से समझाइश की जा रही है। सुबह से जो वार्ताएं चल रही है अभी तक किसी भी तरीके का कोई नतीजा है वो यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जो ये का पूरा वाकया चल रहा है अभी है यहाँ पर है वो वार्ता चल रही है, वार्ता के अंदर काफी संख्या में है वो किसान यहाँ पर मौजूद है। आप बताएं, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, आप बताएं कि क्या ये पूरा मामला है? ये रोजी भी ग्राम पंचायत जो समिति है उन्होंने 2 करोड़ रुपए का गबन किया है, उसके तहत लोग बहुत प्रसन्न है। तो ये प्रशासन है जो इनका एमडी है वो अभी तक बात नहीं सुन रहे हैं। ये अपने 95 दिन से। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब मैं फिर कनेक्ट करूंगा आपसे, एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा उसका रुख कर लेते हैं। श्रीगंगानगर से निकलते हैं आगे और बात अब जरा अजमेरी कर लेते हैं, जहां आना सागर झील का पुराना स्वरूप लौटेगा। देश की सुप्रीम अदालत आना सागर झील के पुराने स्वरूप को लौटाने वाली है, लेकिन इसके लिए लोगों की गाड़ी कमाई से बने 7 वंडर पार्क को तोड़ने की तैयारी है, क्योंकि ये पार्क न सिर्फ झील का दोहन कर गया है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में हर और सवाल बस यही है कि कब तक जनता के पैसे की बर्बादी होती रहेगी, प्रकृति से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। रिपोर्ट देखिए। अब इतिहास का हिस्सा होगा 7 वंडर। 7 वंडर पर चला सुप्रीम कोर्ट का डंडा। आना सागर का लौटेगा पुराना स्वरूप। अजमेर की लाइफलाइन और राजस्थान की सबसे पुरानी झीलों में से एक आना सागर को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर दिखाई दे रहा है। तभी तो एक बार फिर सर्वोच्च अदालत ने न सिर्फ शासन प्रशासन को फटकारा, बल्कि आना सागर झील के पास बने 7 वंडर्स को हटाने के लिए 6 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत की तरफ से दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए सरकार को समय दिया है। इस दौरान मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए और अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सरकार के दाखिल जवाब के अनुसार फूड कोर्ट और अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने आना सागर झील को वेटलैंड घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो वेटलैंड नियम 2017 के तहत होगी। इसके लिए एक समिति गठित की गई है जो 6 महीने में विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी। गांधी स्मृति उद्यान में बनी पगडंडी को हरित क्षेत्र में बदला जाएगा और ये काम 2 महीने में पूरा हो जाएगा। वहीं पटेल स्टेडियम में बने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक उपयोग के लिए है। झील की जल गुणवत्ता को सुधारने के लिए 4 एयरेटर्स और 8 फव्वारे लगाए गए हैं। वहीं इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। दोनों का एक ही रटा रटाया जवाब है कि सरकार इनकी